चलो तो भाई सभी को गुड इवनिंग। आज हम करेंगे सुपर 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 फास्ट रिवीजन किसका, प्लानिंग का। चैप्टर का नाम है प्लानिंग और ये एग्जाम में आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है सब मैंने लिखवाया हुआ है आपको। बिल्कुल जब हमने पढ़ा था तब भी समय लगाया था इसके अंदर। जैसे कि आप मुझे प्लानिंग की डेफिनेशन आप ही बोल रहे हैं कि हम बता देंगे बिना देखे, क्या आप सही कह रहे हैं? ठीक है, तो डिसाइड करते हैं। चलो, प्लानिंग इज by whom it is to be done. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. It is the बेसिक या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। तो कुछ बातें ऐसी है जो आपने अपने लिए याद रखी है और ये कूंट ने लिखी है, बात समझ में आती है। फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहला फीचर क्या है, देखो, क्या मैं बोल दूं अब से आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शुरू हुए हैं। पहला मैनेजमेंट वाला चैप्टर था, दूसरा प्रिंसिपल्स वाला था और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा जो चैप्टर है आपका वो पहला बेसिक मैनेजरियल फंक्शन होता है और आखिरी कंट्रोलिंग होता है और बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं सभी चैप्टर्स के अंदर। यहां से हम चैप्टर्स में फंक्शंस की शुरुआत करते हैं। पहला जिसमें कौन सा पॉइंट है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। एक ऐसा काम जहां से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं वो होता है प्लानिंग। ये पूरा फोकस करता है कि आपके अचीव कैसे हो, क्या चीज, ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके कीवर्ड क्या है जरा ध्यान से देखिए। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू अचीवमेंट ऑफ क्या, प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Under this specific goals are set out along with methods, procedure, steps and activity. हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, अलॉन्ग विद वो कैसे अचीव होंगे, उनमें मेथड क्या लगेंगे, प्रोसीजर क्या लगेंगे, स्टेप्स क्या होंगे और एक्टिविटीज क्या होंगी, वो सब कुछ हम पहले से डिसाइड करते हैं प्लानिंग के अंदर। इसका मतलब फोकस पूरा जो है अचीवमेंट ऑफ गोल्स पर रहता है। मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज द, इसका दूसरा मतलब ये है ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उससे पहले आता है क्या, प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग प्रोसीड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसीड्स वर्ड का मतलब समझ में आता है, क्या चीज पहले आता है। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। प्लानिंग लेज डाउन क्या, बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग प्रोसीड्स द अदर फंक्शन। सबसे पहले यही किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अंडर ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज आर असाइंड एज पर किसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, जो कि कहां पर सेट किए गए थे, प्लानिंग। तो दो फीचर्स हमने पढ़ लिए। पहला फीचर क्या है, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड दूसरा प्राइमरी फंक्शन। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव। इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। यहां पर परवेसिव का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे अलग अलग तरीके के प्लान होते हैं, उन पर भी फोकस किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देते समय ध्यान रखना आप, ये नहीं कि ऑल इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल लिख के छोड़ दिया आपने, नहीं, यहाँ पे लेवल्स भी बताए जाएंगे। मेरी बात समझ में आती है तो ध्यान से देखेंगे। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड कौन से लेवल पे, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज ऑल डिपार्टमेंट्स। जैसे पहला कौन सा है, टॉप लेवल। टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड फ्रेमिंग ओवरऑल पॉलिसीज। ये टॉप मैनेजमेंट का काम है, जो कि हम फंक्शंस में भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, जो हमने टेबल पढ़ी थी। अब आते हैं दूसरा वाला, मिडिल लेवल। कह रहे मिडिल लेवल मैनेजर डज कौन सी प्लानिंग, डिपार्टमेंटल प्लानिंग। और तीसरा कौन सा है, सुपरवाइजर, वो कैसी प्लानिंग करते हैं, ऑपरेशनल। तो इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए जो प्लानिंग करता है वो टॉप मैनेजमेंट। दूसरा डिपार्टमेंटल प्लानिंग कौन सी करते हैं, मिडिल। और ऑपरेशनल प्लानिंग कौन सी करते हैं, सुपरवाइजर। तो ये नाम आप याद रखेंगे, फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग। और ये मैं टेस्ट में दे सकता हूं, आप ध्यान रखना, आप पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, इन चीजों को आप मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, प्लानिंग इज कंटिन्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इससे कई बार केस स्टडी आई है। जैसे कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि प्लानिंग पूरे साल करते रहेंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट कब करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस हियर, बताइए क्या मतलब है कंटिन्यूअस का। आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वीक के लिए कर सकते हैं, एक मंथ के लिए कर सकते हैं, क्वार्टर के लिए कर सकते हैं, हाफ ईयरली के लिए। और जैसे ही वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड खत्म होता है, उसके अगले स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, अलॉन्ग विद जो भी चेंजेस आपको लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 डेज की प्लानिंग करी कि आपको ये चीजें पढ़नी है, 4 दिन की प्लानिंग की आपने। 4 दिन की प्लानिंग के बाद अगले 4 दिन की प्लानिंग करनी थी। आपको ये देखना था कि जो 4 दिन में आपने सोचा क्या वो सारी चीज अचीव हो पाई है, थोड़ा सा बच गया है तो अगले 4 दिन की प्लानिंग में भी उसे लगाना पड़ेगा। एक मंथ के लिए प्लानिंग की है तो फिर अगले मंथ, जैसे ही मंथ खत्म हो जाएगा तो अगले महीने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में? इस सेंस में बोलते हैं कि ऐसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, because plans are made for a specific time period and at the end of such specific time period आगे जो फर्दर प्लानिंग होती है वो हम करते हैं along with suitable necessary changes। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऐसे कई बार केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, प्लान्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। एट द एंड ऑफ सच पीरियड न्यू प्लान्स आर ड्रॉन एज पर न्यू रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर कंडीशंस। मेरी बात समझ में आती है? आगे को लेके सारी चेंजेस की बात है। 5th पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। और 3 बॉक्स बनाए गए हैं इसके अंदर। पहला कौन सा है, पीपिंग इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रेडिक्टिंग इट।
पीपिंग इनटू द फ्यूचर का मतलब आप सोच रहे हैं आगे क्या होगा, फिर एनालाइज कर रहे हैं आगे क्या होगा, फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे क्या होगा। जैसे मैंने आगे की बात कर रहा हूं कि आगे अगले 5 साल बाद क्या होगा, तो ये है पीपिंग इनटू द फ्यूचर। हम सोच रहे हैं, फिर उसे एनालाइज कर रहे हैं कि उस समय पर इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा होंगी या इलेक्ट्रिक बाइक्स ज्यादा होंगे या पेट्रोल बाइक्स ज्यादा होंगी। मेरी बात समझे तो आप बोलोगे ज्यादा तो हमेशा पेट्रोल वाली ही रहने वाली है, लेकिन जो संख्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बढ़ने वाली है। मेरी बात समझ में आती है? इसे बोलते हैं प्रिडिक्टिंग इट। क्या बोलते हैं इसे? प्रिडिक्टिंग। और ऐसा भी कोई समय आने वाला होगा जैसे ही कोई बैटरी की अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं ये महंगे आते हैं, सस्ते आते हैं, महंगे आते हैं। 1 लाख से कोई नीचे है ही नहीं, है तो चाइनीज कंपनी वाले हैं, अच्छी कंपनी के लोग हैं, तो 1,30,000 1,40,000 उसके नीचे नहीं है। और इनमें सिर्फ एक ही कॉस्ट है जो कंपनी को हाई लग रही है, और वो कौन सी वाली है? बैटरी की। मेन चीज वही है। मेरी बात समझ में आती है? और अगर कोई और कंसेप्ट, कोई और टेक्नोलॉजी बन गई उस बैटरी को बनाने के लिए, तो इनकी कॉस्ट 40 और 50,000 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि जो ढांचा बना हुआ है वो 20-30,000 का, इससे ज्यादा का नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? तो बैटरी की टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी इनोवेशंस चल रही हैं, और अगर कोई आ जाती है तो आपको ये चीजें बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिंग इट। व्हाट? प्रिडिक्टिंग। क्या ये जो प्रिडिक्शन है ये मैंने पहले ही कर दी थी कि जब समय आएगा पढ़ने का आपके स्कूल वाले पढ़ने नहीं देंगे? क्या मैंने आपको पहले सुपर 25 वगैरह वाली चीजें पहले ही लिखवा देते कि आप डेली डेली एक एक टॉपिक याद करके आइए, और उससे भी पहले आपको चैप्टर वाइज रिवीजन की बातें बताई थी मैंने? आंसर इज यस। तो जिस बच्चे ने उस समय पर, मैं नहीं कह रहा पूरा फॉलो कर लिया होगा, 10% भी फॉलो कर लिया होगा, तो जब अब रिवीजन शुरू होगा तो उनको वो चैप्टर बहुत मक्खन की तरह जल्दी से याद हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि पूरा तो कोई भी नहीं कर पाता, ये तो फैक्ट सी बात है, लेकिन जिसने भी थोड़ा बहुत करा होगा रिवीजन के समय पे उसे समझ में आएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रिडिक्टिंग इट। तो फ्यूचरिस्टिक का मतलब समझ में आता है? प्लानिंग कैसा फंक्शन है? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन या बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन? बताइए। जनरली कैसा है? फ्यूचरिस्टिक है मतलब फॉरवर्ड, तो इट इज ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर। ऑल मैनेजर ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर। इट इंप्लाइज पीपिंग। समझ में आया? नेक्स्ट, देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज व्हाट? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन किसके? फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, वो किसके लिए होती है? कल जो चला गया है, कल आने वाला है, आने वाला है। आपको क्या लगता है जैसे बढ़ती जनरेशन आ रही है हमारी, आप सोचना आपकी तो 12th क्लास मान लीजिए एक तरीके से हो गई है, आपको क्या लगता है अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है और जैसा आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें बच्चे का फोकस बढ़ेगा या घटेगा? आप खुद सोचो। घटेगा, ये सब जानते हैं। टीचिंग जो है उस समय पर चैलेंजिंग होने वाली है या नहीं? बहुत ज्यादा होने वाला। रिजल्ट देना किसी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला, आगे आगे जाकर चीजें मुश्किल होने वाली है। ये चीज हम क्या कर रहे हैं बताओ जरा? ये चीज सेकंड रूम में, ये चीज हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और क्या हम बिल्कुल सही प्रिडिक्शन कर रहे हैं? आंसर इज यस। लेकिन मैंने फिर भी देखा है कि हर साल हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि पूरे साल भी सिंसियरली पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे एंड में जाके सीरियस हो जाते हैं और मार्क्स ले आते हैं। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे कुछ पॉजिटिव चीजें भी तो दिखाई जाती हैं, मोटिवेशन को लेके, पेरेंट्स को लेके, स्कोर कर दिया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, इन सब चीजों को लेके भी तो चीजें दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जिसके दिमाग में वो चीज क्लिक कर गई तो वो ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? और अगर आपको मेरा एक सजेशन चाहिए तो वो सिंपल सा सजेशन ये है, अपार्ट फ्रॉम द फेयरवेल थिंग जो आपकी है स्कूल में या यहाँ पर, उसके अलावा अपना फोन को सरेंडर कर दो, और जो भी काम अपने पेरेंट्स के फोन से करो, ऐसा एक कठोर स्टेप ले लो आप। क्योंकि ये हम रिजल्ट अभी सीएमए वालों में भी देख चुके हैं। जो बच्ची सबसे लेट आई थी, 4 महीने का सिलेबस खत्म होने के बाद आई थी, बस एक ही डिफरेंस था कि उसके पास फोन नहीं था, और उसने ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया, और सबसे ज्यादा नंबर। तो फोन जब आप रख देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जीवन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये डिसीजन आप जब लेंगे तब समझ में आ जाएगा। और जिनके पास नहीं है उनको पता ही होगा उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। 6 पॉइंट क्या है? प्लानिंग इज अ, मैंने कैसे बताया बताओ जरा इसे आइडेंटिफाई करने के लिए? भारी भारी इंग्लिश वर्ड मतलब कौन सा वाला पॉइंट? मेंटल एक्सरसाइज। तो पढ़िए, प्लानिंग रिक्वायर्स क्या? एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग व्हाट? फोरसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। अब मैंने कहा भाई आगे जाके आने वाले क्या होने वाला वगैरह, फेल होंगे सारे, इतने बेकार हो जाएंगे, आज से 5 साल बाद पढ़ाना ही बंद हो जाएगा। ये घटिया। इंटेलिजेंट साउंड जजमेंट का मतलब होता है जो भी आप चीजें बोलो बेस्ड अपॉन फैक्ट्स होनी चाहिए। मेंटल जो पॉइंट है इसका वो यही वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज एन कैसी एक्टिविटी? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। किसकी? थिंकिंग की या डूइंग की? थिंकिंग रादर देन डू। जब मेरी बात समझ में आती है, और ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। और मैंने आपको जितनी भी केस स्टडीज कराई है, ऑलमोस्ट अगर किसी में मेंटल एक्सरसाइज की बात हुई तो यही कीवर्ड आपको वहां पर दिखाई दिए थे। मेरी बात समझ में आती है? और कीवर्ड्स याद रखना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी दूंगा स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट 6 पॉइंट, कौन सा ऐसा बच्चा है जो हिंदी में मुझे इसका सही एक्सप्लेनेशन दे सकता है? जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसे पता है कि क्या लिखा हुआ है, कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग कहां से आती है। कोई भी ऐसा बच्चा है जो ट्राई करना चाहे? जी, स्टेप्स पढ़े आपने प्लानिंग के? प्लानिंग के स्टेप्स में एक होता है आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव एंड देन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। दैट सिलेक्टिंग पार्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जो प्लानिंग के स्टेप्स में हम पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मेरी बात समझ में आती है? तो वही इसका सेंस है, बहुत बढ़िया। प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? चॉइस फ्रॉम
among various alternatives. It also involves thorough examination of each and every alternative, जिसे हम evaluation बोलते हैं, and choosing the best among them. If there is only one alternative, then there is no need for planning. अगर alternative ही एक है तो planning की क्या जरूरत है? जैसे मैं आपसे बोलूँ, आप बोलो सर प्लानिंग करके, तो भाई क्या करना है, पूरे दिन पढ़ना है, कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव थोड़ी ना है। 12th क्लास में आप हो, फीस आप कोचिंग में भर चुके हो, स्कूल में भर चुके हो, एडमिट कार्ड आपके आने वाले, तो ऑप्शन कहाँ है? मोटिवेशन की जरूरत तब होती है कि ये चीज करें या ना करें। पेपर सर पे है, 1 महीना बचा नहीं, तो किस बात की मोटिवेशन की जरूरत? सुबह उठते ही पढ़ना है, रात को सोने से पहले पढ़ना है, पढ़ते ही रहना है पूरे दिन, उसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? इतना पहाड़ सा सिलेबस है, टीचर से कंसल्ट करो, क्वेश्चन मार्क कराओ, कौन कौन से क्वेश्चन करने, चैप्टर खत्म करो, आगे बढ़ते रहो। जितना सोचते रहोगे उतना क्या है? तो वो कहते हैं बताओ प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग है। जी हाँ, डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही ऑल्टरनेटिव है तो कोई प्लानिंग की जरूरत है ही नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। ये कोई प्रोफेशनल एग्जाम थोड़ी ना है कि सर 6 महीने बाद दोबारा हो जाएंगे, 3 महीने बाद दोबारा हो जाएंगे, अगले अटेम्प्ट में दे देंगे, इस बार नहीं दे रहे, ऐसा थोड़ी होता है। 12th क्लास में तो देना ही देना है, तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं किस पे? प्रोसेस पे। मैंने कहा इसकी प्रोसेस बड़ी लॉजिकल है। सबसे पहले आप प्लानिंग के अंदर क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। और दूसरा ऐसा पॉइंट है जो आप बार बार भूल जाओगे, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है जो आप अजम्पशन बनाते हो अबाउट द लाइकली शेप ऑफ इवेंट इन फ्यूचर। आगे जाके क्या चीजें होने वाली हैं, ऐसी अजम्पशन आप लगाते हो। क्या ऐसी ही अजम्पशन आप लगाते हो? आंसर इज यस, कि आगे जाके क्या होने वाला है ये हम अजम्पशन लगाते हैं, तभी तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। मेरी बात समझ में आती है आपको? डेवलपिंग प्रेमिसेस के बाद जो स्टेप्स शुरू होते हैं उनकी एक सीक्वेंस है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। जैसे पहला, आप ऑल्टरनेटिव को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एक को या ज्यादा को, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, देन टू इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड देन सिलेक्टिंग इट। 3 चीज आ गई। आपने कोई ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट करके छोड़ दो या इंप्लीमेंट करूं? इंप्लीमेंट करो। और इंप्लीमेंट करके छोड़ दो या फॉलो? बिल्कुल सीक्वेंस है। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, फोर्थ इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिफ्थ सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद फॉलो। क्या मेरी बात समझ में? अब मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूंगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टेप्स की बातें कर रहा हूं। कीपिंग अ क्लोज चेक और मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज। फॉलो अप, मैंने सीसीटीवी लगा दिए, क्या है ये? फॉलो अप, सारी चीजें चेक कर रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आती है? एनालाइजिंग का मतलब यहां पर है मैं प्रोज एंड कॉन्स को, क्या चीज? प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स या डीमेरिट्स ईच ऑल्टरनेटिव के एक दूसरे के खिलाफ कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं कौन सा? इवैल्यूएशन। मैं डिसीजन ले रहा हूं, सिलेक्शन। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जान लूं, आइडेंटिफाई। मैं अजम्पशन ले रहा हूं, डेवलपिंग प्रेमिसेस। मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप। मेरी बात समझ में? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कीवर्ड नहीं, कुछ भी आपको सब समझ में आएगा। फिर भी एक बार पढ़ा देता हूं। देखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर किसके लिए? या तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ईच डिपार्टमेंट के लिए। सिंस ऑल प्रोसीजर पॉलिसी मेथड्स आर फ्रेम्ड अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ओनली, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव्स को ही सेट करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी जो है मेथड्स प्रोसीजर जो होती हैं वो होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब है प्लानिंग प्रेमिसेस आर assumptions about the likely shape of event in future। आगे जाके क्या होने वाले हैं। क्या ये जो इवेंट अभी आपके स्कूल में कराए जा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इससे पहले जो नॉर्मल जीवन था, जब आप एक नॉर्मल स्कूल में जाके बैठ जाते थे और घर आ जाते थे, कोई बर्डन नहीं था, कुछ नहीं था, क्या वो बेस्ट समय था पढ़ाई करने का? आंसर इज यस। मेरी बात समझ में आती है आपको? वो क्या थी? मेरी प्रेमिसेस। क्या थी वो? मेरी प्रेमिसेस। वो मैंने ऐसा अज्यूम कराया था। इट फोरकास्ट्स द व्हाट? ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन इन इफेक्टिव प्लानिंग। के आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो मैंने बताया था भाई बोर्ड के समय पे ये प्रॉब्लम आएगी आपको, तभी तो 1 महीने पहले सुपर 25 दिया था आपको कि पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। मेरी बात समझ में आती है? और उसका 10% भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आगे जाके दिक्कतें आएंगी। जिन्होंने जो टॉपिक पढ़ लिया उनमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, आगे फोरकास्ट अबाउट किस किस चीज के बारे में फोरकास्ट करोगे आप? डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी क्या होने वाली है और टैक्स पॉलिसी क्या होने वाली है। थर्ड पॉइंट क्या है? जैसे मैंने मान लीजिए जैसे इस चीज को ध्यान से समझना, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब ये है कि आपको आगे जाके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहने वाली है, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि पहले कोचिंग बेसमेंट में था, पहले कोचिंग बेसमेंट में था, और आगे जाके हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि बेसमेंट की सारी एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट की बड़ी नजर है और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बंद भी हो चुके हैं। तो हमने एक अजम्पशन लगाई डेवलपिंग प्रेमिसेस करके इन 2024 स्टार्टिंग में, कि ऐसा हो सकता है कि कभी कोई ऑर्डर आ सकता है और बोला जा सकता है कि आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। यह हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 2 प्रेमिसेस लगाए। एक तो बच्चों के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, सारी क्लासेस एक ही टाइम पे होती है, वही जो टाइमिंग होता है ना 4 से 7 के बीच में सारी क्लासेस होने होती है। दूसरा हमने ये लगाया कि अगर कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो गई, क्योंकि वो जो बच्चे लाइब्रेरी में मरे थे, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे बेसमेंट में, वो हमारे ऊपर होने के बाद आए थे या पहले ही हो गए थे? बाद में।
हम ऊपर आ चुके थे, उसके बाद वो एक्टिविटीज हुई और गवर्नमेंट और ज्यादा सतर्क हो गई। इसका मतलब हर एक लेवल पे, हर एक पॉइंट पे आपको प्लानिंग करते रहना है। मेरी बात समझ में आती है आपको? ठीक, डेवलपिंग प्रेमिसेस समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या है? अच्छा, ये जो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी थी, ये मेरे लिए क्या था? ऑब्स्टेकल थी, प्रॉब्लम थी, लिमिटेशन थी, जो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, कि एक काम को कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है गाड़ी की, तो गाड़ी की सेल्स कैसे इंक्रीज की जा सकती है? बताइए जरा। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके, किसी ब्रांड एम्बेसडर को बुला के अच्छे सा वो कराई जा सकती है, टेस्ट ड्राइव ज़्यादा अवेलेबल करा के, प्राइस कम करके, डिस्काउंट देके, सेल्स प्रमोशन करके, बहुत सारे तरीके हैं। तो once the objectives are set and premises are developed, the all possible alternative scores should be identified through which objectives can be achieved. आगे objective to increase sales के क्या alternatives है? क्या चीज? डिस्काउंट ऑफर कर दो, इंक्रीज कर दो एडवर्टाइजमेंट, और एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइंस, और तीसरा कौन सा है? पर्सनल सेलिंग। मैंने इसमें आपसे बार बार भी पूछा था, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे अपने कोचिंग में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी है, इसके 3 से 4 तरीके हो सकते हैं, बताइए जरा। पहला, फीस कम करके एक पॉइंट हो सकता है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट, दूसरा, तीसरा मैं घर जाके नहीं पढ़ाऊंगा या मैं घर जाके ऐसे थाली बजा भाई हमारे यहाँ पढ़ लेना, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, 2 तरीके हैं। हाँ जी, वर्कशॉप्स लगा सकते हैं, चलो ये देखेंगे, इसकी फीजिबिलिटी करनी पड़ेगी कि क्या पॉसिबल है या नहीं। एक तो फीस कम करना और एक एडवर्टाइजमेंट, 2 तो आपने बता दिया। और कोई तरीका है? सेमिनार कंडक्ट करके, स्कूल्स में सेमिनार करके, 3 पॉइंट हो गए। तो ये कुछ क्या है? आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स। अब अगर सोचो, मैं टाइमिंग सोचो, अब जाके मैं स्कूल में सेमिनार कर रहा हूं, तो स्कूल का काम ही इतना है, स्कूल वाले वैसी परेशान हम नहीं करने देंगे, तो बहुत सारी फीजिबिलिटी भी देखनी है। क्या मैं अभी फीस कम कर सकता हूं? नो। क्या मैं अभी सेमिनार कर सकता हूं? नहीं। एक ही चीज कर सकता हूं भाई, क्या? एडवर्टाइजमेंट। तो वो देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव्स का फिट बैठेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? डिस्काउंट दे दो, दूसरा एडवर्टाइजमेंट करो, तीसरा एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन, ज्यादा प्रोडक्ट बेचने लगो तो ज्यादा कस्टमर सेल्स बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। चौथा, मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है? इवेल्युएटिंग का मतलब होता है ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स को आप वे करेंगे। क्या करेंगे? वे का मतलब होता है वहां पर तोलेंगे उनको और कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। ज्यादा बेनिफिट और कम लिमिटेशन वाला ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है। तो आफ्टर IOA, व्हाट इज IOA? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, ईच ऑल्टरनेटिव्स प्रोज एंड कॉन्स शुड बी इवेल्युएटेड। ईच ऑल्टरनेटिव विल हैव many variables, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, which should be weighed against each other। बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ। जैसे वेरिएबल क्या क्या होते हैं? कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, टाइम, कितना बेनिफिट ड्राइव करने वाला है, ये सब वेरिएबल है उसके। अब उसमें एग्जीक्यूशन में देखना है आपके लिए बेस्ट कौन सा है, अकॉर्डिंग कौन सी स्टडी? फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं। जैसे मैंने टाइमिंग को लेके बोला, क्या मेरा सेमिनार करना अभी फीजिबल है या नहीं है? नहीं। मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरा प्राइस कम करना अभी फीजिबल है या नहीं? नहीं। तो फीजिबिलिटी स्टडी भी देखनी है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की, कि फीजिबल है मतलब पॉसिबल है भी है या नहीं। 5th पॉइंट क्या है आपका? सिलेक्टिंग। मैं हर चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, और बिना ऊपर है वाली हेडिंग, जबकि टॉपिक ऐसा था स्टेप्स वाला, मैं आगे बढ़ सकता था और एक भी बच्चा नहीं बोलता कि सर नहीं पढ़ाओ, क्योंकि मोटिव ही नहीं है पढ़ने का। मेरी बात समझ में आती है? मतलब बच्चे इस तरीके से आते हैं सरेंडर करके क्लास में कि अगर मैं कबीरदास के दोही भी पढ़ा दूं ना इन्हें, तो कुछ नहीं बोलेंगे, बस सर 6:30 बजे छोड़ देना बस। आफ्टर इवेल्युएशन कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव? मोस्ट फीजिबल एंड ऑल्टरनेटिव विद मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड लीस्ट नेगेटिव consequences should be selected. Sometimes a combination of what different alternatives can also be selected. 6th पॉइंट क्या है? Implementation the plan. Once the plans are developed, they are put into action. जैसे ही प्लान डेवलप हो जाएगा, सिलेक्ट कर लोगे आप क्या करोगे? एक्शन में पुट करोगे। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं अगर जो भी आप दिन रात वाली मेहनत है वो कब से शुरू करने वाले? दिवाली भी चली गई, न्यू ईयर भी चला गया, मतलब पूरा साल हो गया मुझे पूछते पूछते। क्या अब कोई डेट है? फेयरवेल कब है? 1 तारीख। और मान लीजिए 2 तारीख वाला यहाँ है, मान के चल रहे हमने, ठीक है, तो 3 तारीख से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। क्या ऐसी बात सही है या गलत है? 3 तारीख से तो स्कूल नहीं होगा आपका, तो 3 तारीख से तो आप पढ़ ही सकते हो ना, बस एक 10 तारीख की ब्रेक जाएगी आपका, जिसका भी। अरे भाई तुम केजरीवाल हो गया, इलेक्शन है उससे हमें क्या लेना देना भाई, कैंपेनिंग करनी है तुम्हें। अच्छा वोट दे रहे हैं, सुनना इसकी बात को, गधा कैसा है ये। आज कौन सी डेट है? 28। 5 तारीख को 5 मिनट के लिए वोट डालने जाएगा ये, सुनना मेरी बात को, और तब से सारे दिन खा गया कि वोट के बाद पढ़ूंगा, और ये तो जाएगा भी नहीं। वोट डालोगे तुम? हाँ, तो मेरे जाने से तुम्हारा क्या लेना देना भाई, तुम्हें तो पढ़ाएंगे ना।
कैसे बताओ? हाँ भाई, लेना देना तो है, लेकिन हम वोट भी करते हैं, क्या करें भाई, जब संख्या में वो लोग ज्यादा हैं तो वो जीत ही जाते हैं, ये बड़ी मजबूरी वाली बात है। इसलिए आप कभी भी नहीं देखोगे मुझे किसी रैली में जाते हो, लेकिन मेरे संबंध सभी के साथ हैं, जानते सब लोग हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं ना ऐसे कि भाई को वोट दो, भाई को वोट दो, और वहां उधर झाड़ू वाले ने 2 बोतल पकड़ाई, भाई को वोट मत दो, काम तो यही कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यही वाली दिक्कत है। सिंस एम्प्लॉइज हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान, फर्दर मैनेजर्स आल्सो एलोकेट रिसोर्सेज। 7th पॉइंट सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, क्या है? फॉलो अप एक्शन। पहली लाइन पढ़िए, सिंस प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हेंस मैनेजर्स नीड टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एफिशिएंटली। सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा, एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, वो चीज हो भी रही है नहीं हो रही। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द वेदर द प्रेमिसेस, जो हमने अजम्पशंस ली थी, मॉनिटर कर रहे हो तो वो होल्ड गुड कर रही है। तुमने सोचा था मटेरियल का प्राइस जो है महंगा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मटेरियल खरीद के ज्यादा बना दो, पता चला मटेरियल का प्राइस डाउन हो गया, तो थोड़ी सी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, अगले महीने के लिए कम मटेरियल मंगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आती है? होल्ड गुड इन द प्रेजेंट सिचुएशन और नोट, जो आपने स्टार्टिंग में ली थी। भाई स्टार्टिंग में अप्रैल में बैठ के हमने कुछ अजम्पशन ली, तो मई में जाके बैठ के देखूंगा ना वो सारी चीजें हो भी रही हैं या नहीं हो रही जैसा हम सोच रहे थे। आगे, इन केस ऑफ एनी डेविएशन चेंजेस आर मेड इन द प्लान, तो अगर कोई डेविएशन होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरी प्लानिंग की अजम्पशन जो मैंने डेवलपिंग प्रेमिसेस की थी उनमें चेंजेस आ गए तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। डेविएशन होंगे तो चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आती है? ठीक, आते हैं किस पे? लिमिटेशन में। लिमिटेशन में पहला पॉइंट क्या है बताओ जरा? रिजिडिटी का सीधा मतलब क्या है? उसे चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रिजिडिटी का मतलब ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ, अगर एक प्लान पहले वर्क कर गया है और आगे हर एक एनवायरनमेंट में वर्क कर जाए, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। तो ये दो अलग बातें हैं, दोनों सेम बातें हैं। जल्दी से बताओ, दोनों अलग बातें हैं, दोनों सेम बातें? अलग बातें। आप प्लान को चेंज नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। मेरी बात समझ में आती है? आपका प्लान जो पुरानी वाली सिचुएशन में काम किया था वो इस वाली सिचुएशन में काम कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये बोलता है डायनेमिक? क्या ये बोलता है डायनेमिक? तीसरा पॉइंट क्या है? क्योंकि प्लानिंग में जो क्रिएटिविटी वाले जो मेजरली काम होते हैं वो कौन से लेवल के लोग करते हैं? टॉप लेवल। तो अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो क्रिएटिविटी, जो सजेशंस जो होते हैं जिनसे पूछा ही नहीं जाता, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? रिड्यूस, क्योंकि आप प्री डिटरमाइंड प्लान्स को फॉलो करने पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है? पहली चीज तो समय बहुत ज्यादा लगता है, और समय लगेगा तो जितने ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा आपकी लेबर कॉस्ट आएगी। पहली चीज तो टाइम कंज्यूमिंग है भी नीचे, लेकिन ऊपर करते हैं कॉस्ट की बात है। जनरली जो प्लानिंग करते हैं ये एक्सपर्ट्स करते हैं या मिडिल लेवल के लोग करते हैं? एक्सपर्ट्स में ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। और समटाइम्स, जैसे टाइम कंज्यूमिंग क्या लिखा होता है? समटाइम्स द प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम that there is not much time left in their implementation। कई बार प्लान को बनाने में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि इंप्लीमेंटेशन के लिए समय ही नहीं बच पाता। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? ठीक है। जैसे मैंने देखो यहां से लिखा हूं क्या, और देखो पूरा साल निकल चुका है भाई साहब, जनवरी भी आ गई, नया साल भी आ गया, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई। देखो क्या क्या सुनी, सोचा था दिवाली के बाद पढ़ेंगे सर, दिवाली फंक्शन करो, दिवाली के बाद पढ़ेंगे। दिवाली गई, अब क्या? क्रिसमस मनाएंगे। क्रिश्चियन नहीं है, क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस भी चला गया। अब क्या करेंगे? नहीं, न्यू ईयर मनाएंगे। न्यू ईयर भी चला गया। अब क्या करें भाई? अब ईद मनाओ है, प्रैक्टिकल मनाएंगे। अब मतलब ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी ना, तो आपको अपना एक टाइम टेबल के नाम है बनाना पड़ेगा। फेयरवेल मनाओगे तुम। 6 पॉइंट पढ़ो। इस बात की हिंदी कौन सा बच्चा बता सकता है? पढ़ के बता दो, चलो जाओ। ये वाली लाइन अगर मैंने लिख दी ना भाई फिल इन द ब्लैंक्स में, दिस काइंड ऑफ एंड फेल फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मे लीड टू, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आज से 5 साल पहले अगर हमसे गए, हमने कहा भाई हमसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता, कोई दिक्कत वाली बात है, जैसा हम पढ़ाएंगे बच्चा वैसा पढ़ेगा, रिजल्ट आएगा ये, और हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। अगर समय के साथ पुराने वाले मेथड्स पे हम फॉलो करते थे तो मुझे नहीं लगता कि जैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ है अच्छा रिजल्ट हम दे पाए हैं, या रिकॉर्डिंग की चीज़ हमने अपनाई, उसमें और भी सारी चीज़ें फोकस की उस पर कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्ट, क्योंकि रिजल्ट तो हम तब भी दे रहे थे, लेकिन अगर हम उन्हीं प्लान्स, उन्हीं मेथड्स, उन्हीं प्रोसीजर्स पे डिपेंडेंट होकर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है और कुछ अच्छा है ही नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसी चीज़ को बोलते हैं क्या? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कई बार आप प्रीवियस वाले प्लान्स पे जो पहले काम कर गए थे उन्हीं प्लान्स को आप प्रेजेंट सिचुएशन या फ्यूचर सिचुएशन में लगाने की कोशिश करते हो, जो कि उस सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होते।
जैसे आज से 5 साल पहले मैं अपने पढ़ाने का तरीका बताता हूँ आपको, मैं कैसे पढ़ाता था। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना कोई पाप तो नहीं था 5 साल पहले, लेकिन क्लास शुरू होती थी, मैं समझा रहा हूँ आपको, क्लास शुरू होती थी 4 बजे डॉट, सुनना कितने बजे, 4 बजे, 4 बजे डॉट में लिखना शुरू कर देता था। बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता था, पहले यहाँ से लिखना शुरू करता था, लिखना, फिर यहाँ से लिखना शुरू करता था नोट्स, उस समय बुक्स नहीं होती थी, मेरी बात समझ में आती है। फिर यहाँ से रब कर देता था, फिर यहाँ से लिखना, इस तरीके से मैनेज करता था पूरे आधे घंटे। और आधे घंटे में जितने नोट्स लिखे जाते थे 1-2 मिनट ऊपर नीचे, वहां मैं रोक देता था। उसके बाद बच्चे तुरंत क्या नाम है नोट कर देते उसी समय पर मेरे साथ साथ। आधा घंटा ये गया, और आधे घंटे फिर मेरा जो फोकस है वो सामने शिफ्ट होता था, तब मैं समझाने की कोशिश करता कि मैंने पॉइंट लिखवाए क्या है। मेरी बात समझ में आती है। मुझे ऐसा लगा कि आधे घंटे अगर मैं बच्चे को देख ही नहीं रहा हूं, और आज वाली जनरेशन है, सोचो ऐसे ऐसे आवाज आ रही, धुम, क्या हुआ भाई, किसी ने कमर में मार दिया, कैसे पता नहीं चल रहा, कोई से कोह नहीं मार रहा है, कोई ये। आज की जनरेशन को कहां पढ़ा सकते हो तुम ऐसे? तुम अब वो जो वो नहीं होता स्मार्ट बोर्ड होता है, स्मार्ट बोर्ड क्या लगा नहीं सकते, क्या लगा सकते 2 मिनट में, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है, वो क्या हो जाएगा, वो फिर से नई टेक्नोलॉजी की तरह अनपढ़ों वाली पढ़ाई हो जाएगी। फिर से टीचर कैसे हो जाएगा, ऐसे बस पहले बोर्ड पे नहीं लिख रहा था, स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा है। लेकिन आज की डेट में 1 घंटे की अगर क्लास है तो 59 मिनट 59 सेकंड नहीं, पूरे 1 घंटे टीचर की नजर बिल्कुल क्लास पे होनी चाहिए, तब जाके पढ़ा सकता है वो आज की जनरेशन को। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। तो प्रीवियसली ट्रायल एंड टेस्टेड वाली चीजें हर समय सही नहीं हो सकती हैं। वो उसे देख के हंस रहा है, उसे देख के हंस रहा है, उसमें पैर मार दे, मतलब प्राइमरी वाले बच्चों को, इसने मेरे पैर पे पैर रख दिया, मैंने कहा तू क्या कर रहा, मैं भी रख रहा था। मैंने कहा इसे क्यों मारा, पहले इसने मारा था। समझ रहे बात को? ये आज के 12th क्लास वाले बच्चों की हालत थी। चलो ये तो एक टॉपिक हो गया, अब कौन सा वाला रह गया, बस चल रहे हैं भाई, रुक जाओ यार, तुम आओगे नहीं फिर तो बेकार वाली बात है। 2 तारीख को देखो, इतना बढ़िया, एक ही बच्चा कह रहा है सर, तुम्हारे एक भी दोस्त ने नहीं बोला कि सर 9 को रख लो, देव नहीं आ पाएगा। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, किसी भी टेस्ट में इंपॉर्टेंस के लिए अलग से सवाल रखेंगे हम। तो एक ही टॉपिक रह गया आपका, कौन सा? अब किस किस के स्कूल में? हाँ जी, हाँ वीडियो कॉल कर लेंगे तो। चलो टाइप्स ऑफ प्लान की बातें करते हैं, इधर सुनो जरा। किसी के स्कूल की मैडम ने ये तो नहीं बोला ये आ नहीं रहा है? किसी के स्कूल की टीचर ने ये तो नहीं बोला? नहीं बोले तो मुझे बता देना। चलो पहले पॉइंट, पहला कौन सा है? सिंगल यूज प्लान, और दूसरा कौन सा है? स्टैंडर्ड। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है बताइए जरा फटाफट। सिंगल यूज का मतलब एक बार बनाएंगे भाई, बार बार नहीं बनाएंगे। जैसे बजट अभी एक बार बनेगा, बार बार थोड़ी बनेगा। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिसका दिमाग खराब है, कभी कुछ ताई जी कभी कुछ दिमाग खराब करके रखा है भाई उस औरत ने। मैं समझ में नहीं आता फाइनेंस मिनिस्टर किसने बना दिया इसको, सच बता रहा हूं मैं आपको। पॉपकॉर्न के अंदर घुस गई। हाँ, पॉपकॉर्न के अंदर 3 वैरायटी है, कह रहे पॉपकॉर्न जिसमें मसाला नहीं है, पॉपकॉर्न जिसमें मसाला है, और पॉपकॉर्न जिसमें ज्यादा मसाला है, और ब्रांड का नाम है, सब में अलग अलग। मैंने कहा इतना दिमाग अगर तुम पढ़ने में लगाते कुछ बन जाते आज। सोचो ना, इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है। टैक्स में हर बार चेंजेस कर रहे हैं। अब पढ़ा कौन रहा है? हम। सिरदर्दी कौन लेगा? हम। अब इन्होंने टैक्स के 3 सिस्टम बना रखे हैं। कितने सिस्टम? 3। 2 पहले से चले हुए आ रहे थे, एक सिस्टम और ले आए। इस सिस्टम को समझाने में ऐसी तैसी हो जाती है बच्चों को, कह रहे अभी रुक जाओ 2025 में चेंज कर देंगे, पूरा पुराना वाला सब नील हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें निकलती मैं बोल नहीं सकता क्लास में, लेकिन आप समझ सकते हो। ठीक है। सिंगल यूज प्लान में कौन कौन से हैं? प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम भी एक ही बार बनाया जाता है और बजट भी एक ही बार बनाया जाता है। बजट एक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, जनरली 1 साल के लिए बनाया जाता है। मेरी बात समझ में आती है? और दूसरे वाले में आ गए किसमें? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, मेथड और रूल। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाए जाते हैं, और जब भी हमें लगेगा हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज कर सकते हैं, हाँ, रूल चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर सब चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गए किसके अंदर? These are used only, ये एक बार इस्तेमाल किए जाते हैं। These are prepared to meet the demand of specific situation, discarded when the situation is over। जैसी सिचुएशन ओवर हो जाएगी हटा देंगे। जैसे मान लीजिए क्वार्टर के लिए मैंने बजट बनाया है, जैसे खत्म हो गया भाई, हटाओ अब इसे 3 महीने के लिए। वो नहीं, तुम भी क्वार्टर के लिए बजट बनाते हो, कितने का आता है? हैं? पैसे नहीं देखे कभी? अभी मैंने यहाँ था अरविंद एक बार इसको भेजा मैंने, अभी केक काटना था उसके लिए, वो भी लेने भेजा माचिस। तो जिसके पास माचिस लेने गया उससे कहा भाई माचिस दियो, उसने माचिस दे दी। वो लेके जाने का, कहाँ जा रहा है? यहीं जला लेना। मतलब समझ में आया आपको? बताओ क्या भाई, जैसी शक्ल वैसी देखोगे ना। अब तुम लोगों के साथ भाई, अब तुम लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट, भाई अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसी बात बोलेगा। ये बोलेगा सर किस चीज के लिए चाहिए? पीते हैं, लेकिन जनरली मुझे लगता नहीं है, ऐसा नहीं है।
नहीं, अच्छा तो बी, न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी न्यू सिचुएशन। तो पहला कौन सा पॉइंट है? प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या आता है? मैंने कहा भाई प्रोग्राम के अंदर ये सब कुछ आता है। प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का मतलब आप डेस्टिनेशन भी देखेंगे, कहां जा रहे हैं, बजट भी देखेंगे, कितने लोग हैं, क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, काम कैसे होगा। प्रोग्राम का मतलब होता है सारी चीजें डिसाइड करना, इसलिए कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है प्रोग्राम को लेके, एंड टाइम पे कोई मना नहीं, रहने दो, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है? तो पढ़िए, कौन सा प्लान है? प्रोग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ कैसी? डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, एंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? बजट। इट रेफर्स टू स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टर्म्स। अब ये है बड़ी बात, पढ़ो जरा फटाफट से, क्या लिखा हुआ है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप क्यों हंस रहे हो? कुछ तो हंस, फाड़ दे बुक। 5 लाख रुपए जमा होंगे। चलो हाँ, 1 रुपये लगा के चलो। इट रेफर्स टू व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। प्रॉफिट का बजट बना रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है हमारा कि इतना प्रॉफिट होने वाला है। एक्सपेंडिचर का बजट बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे एक्सपेंडिचर होगा, जैसे कैश बजट सुना है आपने, सुना होगा है ना, ऐसे आपने परचेज बजट बनाया हुआ है, सेल्स बजट, जो भी ये बजट बनाए जाते हैं, या प्रोडक्शन बजट बनाया हुआ है, जितने भी ये बजट बनाए जाते हैं वो सब हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं कि न्यूमेरिकल टर्म्स में ऐसा काम होगा। जैसे मान लीजिए चाचा जी उनके घर में शादी, तो उन्होंने कोई ना कोई तो बजट बना रखा होगा, प्लस उसके नीचे ऊपर 10-20% का मार्जिन भी लेके चल रहे होंगे कि अगर आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाती है या प्राइस बढ़ जाते हैं या कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए भी बजट बना के चलते हैं कि एक शादी होगी तो उसमें इतना पैसा खर्च होगा। वो 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति एक बजट बना के चलता है। हर एक्टिविटी का भी बजट होता है कि वो ज्वेलरी पे भी बजट बना के चल रहे हो, इतना हम सोच रहे हैं ज्वेलरी पे लगाएंगे, इतना सोच रहे हैं केटरिंग पे लगाएंगे, इतना सोच रहे हैं हम कपड़ों पे लगाएंगे। एक बजट होता है इंसान का, वो सब बना के चलता है। तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमारे आने वाले होते हैं उसका न्यूमेरिकल टर्म्स है। बजट समझ में आया आपको? नेक्स्ट, सर्व्स एज स्टैंडर्ड बेस फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, बजट जो है जब बनाया जाता है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से जो आप मेजर करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा था कि ज्वेलरी में हम 20 लाख रुपए खर्च करेंगे और 25 लाख खर्च हो गए, तो कितने ज्यादा हो गए? 5 लाख। लेकिन अगर मैंने कहा 20 वाली फिगर थी नहीं यहाँ पे और मैंने कहा ज्वेलरी में 25 लाख खर्च हो गए, तो कोई कुछ भी एनालिसिस कर सकता है। कोई कहेगा बहुत ज्यादा हो गए, कोई कहेगा बहुत कम हो गए। तो जब तक एक बजट नहीं होगा जिसके सामने आप कंपैरिजन नहीं करोगे, तो बजट एक बेस प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के लिए कि खर्चा ज्यादा हुआ था या खर्चा कम हुआ था। जैसे कभी भी आप अपने पूरे दिन का बजट नहीं बनाते कि इस दिन में आपको इतना काम करना चाहिए था, तो कभी भी आप दिन से डिससेटिस्फाइड नहीं रहते, सेटिस्फाइड रहते हो। सुबह हुई थी, रात हो गई। अगर भाई आप दिन में कामों की लिस्ट बनाओगे ना, मुझे ये काम करना था, ये क्वेश्चंस करें, तो हमेशा दिन से जब तक आप डिससेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब खराब है, सिस्टम ही नहीं है कुछ। जब आप दिन में टू डू लिस्ट बनाते हो ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वो सब पॉडकास्ट वगैरह की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं, वो भी देखा करो। डांस वांस भी देखो, लेकिन वो भी देखो। अब कोई क्या नाम है कीचड़ में लेट रहा है ना, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, ये सब देख रहे हैं। और देखो कोई बात नहीं, जब आपका मन करे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब मर्जी फोन उठाया और जो मर्जी आ रहा है वो देख। नहीं, आपको पता होना चाहिए आपने फोन उठाया तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उठाया, तो पुनीत सुपरस्टार को देख लो वो क्या कर रहा है। लेकिन जब आपने देखा है कि कुछ धार्मिक वाली बात है तो प्रेमानंद महाराज जी को देख लो। एक समय तो होना चाहिए। आज की डेट में मुझे सोशल मीडिया से पता है क्या प्रॉब्लम, वो जो दिखाना चाहते हैं वो देख रहे हैं। सिंपल सी चीज ये है, आप स्क्रॉल करेंगे ऐसा, जो नीचे है वही देखने लगे। मेरी बात समझ। और ज्यादातर जो व्यक्ति को जैसी पसंद है वैसे ही रिलेटेबल कंटेंट उनकी होम स्क्रीन पे वो दिखाते रहते हैं। तो एक तरीके से बांध रखा है उन्होंने। भाई वो कैसे डिसाइड करेगा मुझे बीड़ी पीनी? भाई मैं तो सिगरेट पीऊंगा, आज कल बीड़ी पीऊंगा, कल सिगार फूकूंगा, उसे क्या? मैं डिसाइड करके जाऊंगा पहले से, बस। तो मैं आधे घंटे डिसाइड करके गया हूं कि भाई मुझे एंटरटेनमेंट देखना, तो मैं एंटरटेनमेंट देखूंगा। उसके आगे घंटे के बाद मुझे मोटिवेशन देखना है, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का कोई पॉडकास्ट देखना, तो मैं डिसाइड करके देखूंगा ना। मेरा फोन थोड़ी डिसाइड करेगा मैं क्या करूंगा, रखा हुआ है साइड में। जब तक मैं फोन हाथ में नहीं लूंगा और मुझे डिसाइड करना अब मुझे इंस्टाग्राम देखना, तब तक नहीं बता सकता मुझे मेरा फोन। और प्रॉब्लम बस बच्चों के साथ यही, और ये आपको एग्जाम के समय पर अवॉइड करना है। आपका फोन डिसाइड ना करे कि उसने स्नैप भेज दी, मैं स्नैप भेज दूं। अब किसी ने स्नैप भेज दी, क्या वो क्या नाम है, वो दिखा रहे बादल, एस्थेटिक व्यू। मैंने कहा भाई शाम को बादल बचपन से ही ऐसे हो रहे हैं, तूने खींच के भेज दी तो क्या अलग बात है, कोई फोटोग्राफर बन गया तो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चे मुझे कुंभ की फोटो भेज रहे थे, वहां भेज के मैंने आते ही पीटे। मैंने कहा तो तुम चले गए, हम नहीं जा पा रहे, चिढ़ा रहे हो तुम हमको। चलो वापस आ जाते हैं, क्यों जाए, समय नहीं मिल पा रहा। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजर एट कौन से वाले? एवरी लेवल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलिंग डिवाइस अगेंस्ट विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। सारी बातें आपको भाई पढ़नी है, सच बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में पर कच्चे उड़ा दूंगा तुम्हारे, ढंग से पढ़ लेना, समझ में आ जाए? ठीक है, अब आते हैं किस प्लान पे? स्टैंडिंग प्लान पे। स्टैंडिंग प्लान पे पहला कौन सा पॉइंट है? ऑब्जेक्टिव। कई सारी बुक्स में
ये स्टैंडिंग के अंदर नहीं है, किसके अंदर है? सिंगल यूज प्लान के अंदर। तो एक बार आप एनसीईआरटी में क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसको। दीज आर डिफाइंड एज एंड फॉर अचीवमेंट विच ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग, इसे डिजायर्ड फ्यूचर सिचुएशन भी बोलते हैं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस यूजुअली सेट बाय, कौन सा वाला? टॉप लेवल, सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा कौन सा है? प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं? सीक्वेंस। प्रोसीजर क्या होते हैं? सीक्वेंस। पहले कौन सा काम होगा? जैसे मैं बोलूं पहले प्लानिंग होगा, पहले ऑर्गेनाइज होगा, पहले स्टाफिंग होगा, क्या होगा? प्लानिंग। उसके बाद बहुत बढ़िया, ठीक है, दीज डिटरमाइंस व्हाट सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉर सम वर्क और एक्टिविटी। जैसे सीक्वेंस क्या है, जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि घर में अगर शादी है तो सबसे जो पहला काम है वो एंगेजमेंट हो चुकी है या जो आप खोली जा रहे हैं वो काम पहले है? क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुआं पूजन है। तो जो कुआं पूजन एक्चुअली में जिस दिन पार्टी है उससे पहले आप खोली जाओगे या बाद में जाओगे? पहले जाओगे। तो ये सीक्वेंस है। अब पता चले पार्टी यहां कर ली और जो देवी देवता पूजने थे वो बैठे हैं कि क्यों, अभी तो डांस चल रहा है वहां भौकाले की, अगले दिन आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो सीक्वेंस स्टेप्स भी तो पता। अब जैसे स्कूल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रोसीजर सेट नहीं करते। भाई पूरा साल था तुम्हारे पास, और मैंने कुछ स्कूल्स के सच में टॉप ऑफिशियल से भी बात की। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो, कुछ है जानकारी में? मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो तुम? तो उन्होंने बताया सीबीएसई की गाइडलाइन है, जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तो आप कैसे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने कहा बात सुनो मेरी इधर, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने बुक 2 पहले खत्म कराई थी, और अगर किसी बच्चे का प्रोजेक्ट बुक 2 मार्केटिंग पे था तो उससे तो बनवा लेना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स पे बनाए हैं, जिनके स्कूल में बुक 1 शुरू हुई थी। तो क्यों ना आप अपने स्कूल का करिकुलम ऐसे डिसाइड करें कि जिस बुक का आपको प्रैक्टिकल कराना है उस बुक को पहले शुरू करो और बाकी सारी चीजें साइड छोड़ दो। आपका चैप्टर नंबर 2 और मार्केटिंग सबसे पहले करा दो ताकि बात का झंझट खत्म हो जाए। मेजरली इसी में होते हैं ना। आप लोगों का कौन से चैप्टर पे था? चैप्टर 2 और मार्केटिंग। यही होता है। क्यों बच्चों के साथ ऐसा कह रहे? नहीं हम भाई, मैं पूछ तो सकता हूं ना, अगर मेरे से किसी से जानकारी है तो। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे क्या नाम है, किसी बुक में कुछ, किसी स्कूल में कुछ होता है, और सीबीएसई कहना जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। मैंने कहा तुमने मार्केटिंग में कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसका ऑर्गेनाइजिंग से क्या लेना देना? तो क्यों ना हम अप्रैल और मई वाले महीने में चैप्टर नंबर 2 और मार्केटिंग पढ़ा दें, कि भाई उतना पढ़ा दें जिससे प्रोजेक्ट आपका बन जाए। और मैंने कहा चैप्टर के पढ़ाने से प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं, टीपते हैं बच्चे। कब तक हम इस क्या नाम है भ्रम में जीते रहेंगे? तुमने पढ़ाया इसलिए बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है। जी नहीं, वो यूट्यूब पे गूगल पे सर मार रहा है अपना जाके। चैप्टर की नॉलेज से क्या लेना देना उसको? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी वाली चीजें चल रही हैं। आपको लगता है अप्रैल मई में आपसे बनवाते तो खुशी खुशी बना देते आप। जून में कितने सारे समय था, अब पढ़ने का समय है, आप कह रहे नहीं प्रोजेक्ट बनाओ। ये बड़ी गलत बात है स्कूल वालों की। मेरी बात समझ में? अभी हमारा भी समय था, बच्चे को 10 बजे बुलाऊं, शाम तक पढ़ाऊं, थका दूं उसे, मार दूं उसे पकड़ के यहीं पे पढ़। वो कहते नहीं हम आपके बच्चे को आपके पास से ले जाएंगे। क्यों? कहाँ गया? प्रैक्टिकल। अब देखो ओम प्रैक्टिकल देने गया है, आरव टेस्ट देने गया है। अब इन बच्चों को इनके मार्क्स इनके स्कूल के टेस्ट देने से थोड़ी बढ़ेंगे। हम यहाँ सुबह से बैठ के याद करा देते, 5 नंबर बढ़ जाते, 2 नंबर बढ़ जाते, कुछ तो इंप्रूवमेंट आती है ना। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि जब उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था तब उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है। जिस दिन ऑपरेशन का समय आया था तब कह रहे एक बार टेस्ट कर लो, शुगर तो नहीं है, 3 दिन बाद करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो प्रोसीजर कह रहे सीक्वेंशियल स्टेप्स है, एग्जैक्ट मैनर है जिसमें काम होगा, बस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पॉलिसी। इसको लेके पॉलिसी और स्ट्रेटजी में स्टार मार्क कर रहा हूं। आपके एग्जाम में अगर केस स्टडी आए तो इन दोनों से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इन्हीं में होगी आपकी। क्या मेरी बात समझ में आती है? बाकी रूल्स वगैरह कुछ भी, बजट वगैरह आप आसानी से पहचान सकते हैं। इन दोनों में सबसे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सारे बच्चे सारे स्टेप ध्यान। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है। सबसे पहले मैंने ये काम किया, वो पॉलिसी में होगा या स्ट्रेटजी में? स्ट्रेटजी। कैश ऑन डिलीवरी ही, मतलब कैश पे काम करते हो, उधार पे काम नहीं करते, ये क्या है? पॉलिसी। हम वुमेन एम्प्लॉयज को एटलीस्ट 30% अपने यहां रखेंगे कम से कम, पॉलिसी। मेरी बात, ये स्ट्रेटजी नहीं है हमारी, क्या है ये? पॉलिसी। तो पढ़िए, दीज आर कैसी? जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऐसे ही काम करेंगे। मेरे इंडिया में 80 स्टोर्स हैं, किसी भी स्टोर पे उधार नहीं दिया जाता, ये यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे दे प्रोवाइड क्या? डायरेक्शन एंड फ्लेक्सिबल। दीज आर ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। पैरामीटर्स तय कर दिए, आपकी बाउंड्रीज तय कर दी कि इसी के अंदर आपको रह के परफॉर्म करना है। जैसे कि पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, या तो आप रॉ मटेरियल को बनाओगे या खरीद लोगे और फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे। मेरी बात समझ में आती है? दूसरा क्या है यहाँ पर? फिक्स प्राइस, मतलब चिक चिक वाला काम नहीं होता। आपकी जो दुकान है वो फिक्स प्राइस वाली है, थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं कम। दोनों ही अपने लेवल पे बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लीजिए एक शूज है, वो 4000 रुपए का है, 2000 रुपए का है। अब कम करने वाला का कंसेप्ट क्या होता है? आप बताओ जरा। भाई साहब 3200 रुपए का है, तुम्हारे लिए 2600 का है। नहीं और कम कर लो। अब तो तुम्हें कॉस्ट पे दे दिया, ले जाओ 2400 रुपए का। क्या याद रखोगे? और कितने का था जूता? फिक्स प्राइस में 2000 रुपए का।
तो भाई कोई भी अपनी जेब से थोड़ी कम करता है, कम करने में भी अपना बेनिफिट है। और कई सारे ऐसे भी होते हैं इतनी चिक चिक कर लेते हैं, जो मैंने भी एक टेक्निक अपनाई थी कभी, कह रहे अब दुकान पे जाके उसके 2 घंटे खराब कर दो, ये दिखा वो दिखा वो दिखा, अगर वो पीटे ना तो उसके बाद कम करवाने की, और लास्ट तक तो वो पता है लास्ट में दुकानदार कह यार 2 घंटे इस पे लगाया यार, तू ले जा, पता चले ये वाले 2 घंटे भी खराब हो गए। ये भी एक तरीका होता है, मैंने कहीं से सीखा था। चलो उसके बाद आते हैं 4th पॉइंट, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी पढ़िए। ये बताओ मैंने कहाँ से सीखा था? जो मोहल्ले की लेडीज होती है ना, दोपहर में खाली बैठ जाती हैं, सूट वाले से, सूट वाले को पकड़ लेते हो, 2.5 घंटे तक सूट दिखवाते हैं, देख ली, अब उसका इतना समय खराब करते हो, बेचारा सारा कुछ उठा के उन्हें उल्टे सीधे अपशब्द बोल के दूसरी गली में जाता है और फिर वापस आ जाता है, कह रहा ले लो यार ले लो तुम। मेरी बात समझिए, इस समय वेस्ट वाली स्ट्रेटजी है जी। नहीं मैंने देखा है भाई ऐसा करते हुए, मैंने सूट क्यों खरीदूंगा, साड़ी पहनता हूँ मैं, ठीक है चलो अब ठीक है, मेरी बेइज्जती करने तो मैंने करवा ली, अब सही है। स्ट्रेटजी ऐसा नहीं होता जैसे वर्क फ्रॉम होम का भी होता है ना, कोई क्लास ले रहा हूँ और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, वहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं कि वो बहस कर रही हैं, मतलब मैं एक सेशन लेने गया 2.5 घंटे का, वो सेशन खत्म हुआ, वो सूट वाला वहीं, मैंने कहा भाई वो टेक्स्ट पढ़ा दिया मैंने तो अभी यहीं है, और वो फिर चला गया, मैंने अगला सेशन शुरू किया, आधे घंटे बाद फिर से आवाज़ आने लगी, मतलब वो फिर से आ गया, ऐसा चल रहा है। चलो स्ट्रेटजी पे आते हैं। दीज आर व्हाट दोज प्लान्स विच आर प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन थ्रेट्स एंड ऑपोजिट, कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। मेरी बात समझ में आती है? तो पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल स्ट्रेटजी, और दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने कहा पड़ोसी ऐसा कर रहा था उसे देख के मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, इसे कैसी स्ट्रेटजी बोलेंगे, एक्सटर्नल। मेरी बात समझ में आती है? जैसे घर में तब तक शांति थी, पड़ोसी ने दिवाली की लाइट लगा दी, बस हमने नहीं लगाई, अब उसमें 2 प्रॉब्लम आ गई, जैसे उसने लगाई अगले दिन हम लगा देते हैं, कॉपी कर ली, फिर हम उसका वेट करते हैं, अब 3 दिन का वेट किया, उसमें घर वाले पीछे पड़ गए, तुमसे कोई टाइम से काम होता ही नहीं है, क्या पैसा कमा रहे, बेकार है तुम्हारे जैसे, तो इसलिए तुम्हारे जैसे तो अच्छे ये खाली लोग बैठे जो सुबह से शाम तक गली के बाहर खड़े रहते, कम से कम टाइम से कम से कर देते हैं, टाइम का जो काम है वो तो समय से हो जाता है। मैंने कहा क्या क्या काम समय से होता है, सिलेंडर इनका टाइम पे आ जाता है, पानी की बोतल इनकी टाइम पे आ जाती है, इनका बिजली का बिल टाइम पे भर जाता है, मैंने कहा और लाइट टाइम पे लग जाती है, मैंने कहा यही काम करने कल से घर बैठ जाओ, कह रहे नहीं हम तो समझा रहे हैं तुम्हें। चलो कह रहे इंटरनल स्ट्रेटजी ऐसी है जो प्रिपेयर की जाती है डायरेक्टली एज अ न्यू स्ट्रेटजी। ऐसी स्ट्रेटजी जो किसी को देख के नहीं बनाई गई, वो होती है न्यू स्ट्रेटजी। जैसे फ्लिपकार्ट का बिजनेस ने पहली बार डिसाइड किया इंडिया में ऑनलाइन चीजें बेचने के लिए कैश ऑन डिलीवरी पे, तो एक कैसी स्ट्रेटजी हुई, पॉलिसी तो हुई कैसी स्ट्रेटजी हुई, स्ट्रेटजी हुई और क्या हुआ, इंटरनल। उसे देख के अमेजोन ने भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखना, एक्सटर्नल स्ट्रेटजी। तो ऐसी स्ट्रेटजी जो प्रिपेयर की जाती है इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, जैसे इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स व्हाट स्कोप इन लॉन्ग। जैसे एग्जांपल क्या है, मर्जर, अमालगमेशन, जॉइंट वेंचर, डाइवर्सिफिकेशन, किसी से मिलकर काम कर लो, 2 कंपनी एक साथ मिला लो, 2 कंपनी हटा दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कर दीजिए, ये सब आपकी स्ट्रेटजी है कि आप आगे कैसा काम करना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे मैंने सोचा है कि मैं 10th क्लास में मैथ पढ़ा लो अगर आती तो, इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आगे जाके हम पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग खपा रहा हूँ मैं उसमें, बच्चे कम हैं, अमाउंट भी कम है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाए, जैसे कॉमर्स में हम पढ़ा रहे हैं, उससे थोड़ा आगे जाओ कि प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन 11th 12th तो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। मैंने कहा 10th वो तो सभी करते हैं भाई, 11th 12th कॉमर्स सारे थोड़ी करते हैं, 3 भागों में बढ़ जाते हैं तब तक तो, लेकिन 10th सब करते हैं। हाँ नहीं ज़्यादा, अरे यार मतलब सीधा ABCD पे पहुंच गए तुम्हें ना, नालायक को कुछ चीज़ समझाने लगो बेइज्जती करने लगते हैं। 5th पॉइंट, मेथड। मेथड पढ़िए जरा, स्टैंडर्डाइज वे और मैनर इन विच given task has to be performed. Selection of right method may save time and money and can also increase efficiency. आगे method vary का मतलब क्या है, different होते हैं from task to task and are flexible। जैसे increase sale करने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, using latest technology of production या extra work without, ये आपका मेथड हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर टर्नओवर बढ़ने के चांसेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? हर किसी का तरीके से मेथड का मतलब ये है कि जैसे स्कूल में भी काफ़ी सारे टीचर होते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एक का बहुत ज़्यादा लीनियंट होता है, तो ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ज़्यादा अच्छा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लीनियंट ज़्यादा आता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड लगाने पड़ते हैं। मेरी बात समझ, हर सिचुएशन में सेम मेथड अप्लाई हो जाएगा क्या, ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। और लास्ट पॉइंट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट पेनल्टी वगैरह की बातें किएंगे। देखिए, दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स अस व्हाट, क्या ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, जनरल गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करती है? पॉलिसी, ऐसा कर लो। लेकिन रूल्स एंड डोंट्स, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होगा, वो कौन बताते हैं? रूल्स एंड लॉज। एंड रूल्स आर रिजिड एंड इफ नॉट फॉलोड क्या लगेगी? पेनल्टी। कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देनी है और कोड ऑफ कंडक्ट साथ में बनेगा। दीज आर ऑल्सो यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप। कोई बता देगा रूल क्या है यहाँ का और क्या फॉलो होता है। क्या मेरी बातें समझ में आती है? कोई टॉपिक रह गया क्या इसका? इंपॉर्टेंस करा दूं या सबकी एक साथ ही करा दूं? लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप, हालांकि ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे कम हैं। तुम खुश क्यों हुए?
खुश नहीं हुए, दुखी हो, ठीक है करा देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन। चलो, तो आपसे मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, बंद कर दीजिए इसे।